बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रीड डाटा स्टेटमेंट। ठीक है, यानी हम डाटा रीड और डाटा स्टेटमेंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये डाटा स्टेटमेंट लिखी हुई है, डाटा स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। बेसिकली आपने अगर किसी वेरिएबल में डाटा स्टोर करना होता तो डाटा स्टेटमेंट की मदद से आप वो वैल्यूज़, चाहे वो न्यूमेरिक हैं या स्ट्रिंग हैं, वो इसमें लिखते हैं, और रीड स्टेटमेंट की मदद से उन वैल्यूज़ को पढ़ लिया जाता है। अब इसकी ज़रा डिटेल हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर दिस स्टेटमेंट, जो डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। कहाँ पे स्टोर करने के लिए? न्यूमेरिक वैल्यूज़ न्यूमेरिक वेरिएबल्स में, और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो है स्ट्रिंग वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए। दैट आर एक्सेस्ड बाई रीड स्टेटमेंट। ये रीड स्टेटमेंट से ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट एक्सेस किए जाते हैं, यानी उन तक रसाई हासिल की जाती है रीड स्टेटमेंट की मदद से। और रीड स्टेटमेंट में वो वेरिएबल लिखे होते हैं जिनमें ये वैल्यूज़ जाती हैं। ठीक है, रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइड समवेयर इन द प्रोग्राम, जो कि रीड स्टेटमेंट जो होती है उनको उठाती है इन वैल्यूज़ को जो कि डाटा की स्टेटमेंट में लिखी होती है, जो कि प्रोग्राम में किसी जगह भी दिए जा सकती है स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंटेक्स इसका क्या होगा? सिंटेक्स देख लेते हैं। डाटा, ये रिजर्व वर्ड है, और उसके बाद आपने कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स दे देना है, यानी कॉमा सेपरेटेड, हर कॉन्स्टेंट को सेपरेट करेंगे कॉमा से, और वो चाहे न्यूमेरिक वैल्यू है चाहे स्ट्रिंग वैल्यू है, उसे कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं, और साथ साथ मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, वापस आते हैं। यहाँ देखें, कहता है कॉन्स्टेंट्स में भी एनी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होंगे वो स्ट्रिंग या न्यूमेरिक होंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स मस्ट बी एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स ओनली इफ दे कंटेन्स कॉमास, कॉलन्स और स्पेसेस। यानी जो आपने इनको कांस्टेंट्स को इन्वर्टेड कॉमा में देना है, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं, अगर वो उनके अंदर कोई कॉमा है या कॉलन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कॉमा जो होता है वो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए अगर किसी स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर कॉमा आ गया तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में देना है। इसी तरह कॉलन जो होता है दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर उसे डबल कोटेशन मार्क में नहीं देंगे उस कॉलन वाली स्ट्रिंग कांस्टेंट को, तो फिर वो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स कंसीडर हो जाएंगी। इसी तरह स्पेसिस को वो यहाँ लिखा तो हुआ है, लेकिन स्पेसिस को वो कंसीडर कर लेते हैं, हम करके भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अदरवाइज कोटेशन मार्क्स आर नॉट नीडेड। अगर दूसरी सूरत में हमें कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती, अब डायरेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए नीचे एग्जांपल में उसने यहाँ पर डाटा स्टेटमेंट में स्ट्रिंग कांस्टेंट को कोटेशन मार्क में दिया हुआ है, तो इसको अगर बगैर उसके भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए इसको करवा के भी बता देता हूँ। The list of constants with data statement cannot exceed one line। यानी जो डाटा स्टेटमेंट में जो लिस्ट ऑफ कांस्टेंट है एक लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, यानी जो आपकी GW बेसिक में जहाँ स्टेटमेंट लिख रहे हैं उस एक लाइन में आना चाहिए। अगर एक से लाइन से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो आप दूसरी अगली लाइन पे जाके फिर डाटा स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए फर्दर कांस्टेंट्स दे सकते हैं। इफ़ द लिस्ट इज़ टू लॉन्ग टू फिट इन वन लाइन then we should use another data statement to specify the remaining list of constant। तो हम क्या करेंगे, एक डाटा स्टेटमेंट और यूज़ करके रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर नीचे देखें तो नीचे यहाँ पर ये एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ पर देखें, यहाँ उसने दो डाटा स्टेटमेंट दी हैं। ऑल्दो अगर से यहाँ पर एक ही लाइन में इतनी जगह थी कि दोनों आ सकती थी, लेकिन उसने समझाने के लिए कि दो डाटा स्टेटमेंट्स दो लाइनों में दी जा सकती हैं। अदरवाइज ये तीनों यहाँ पर ये वैल्यूज़ यहाँ भी दी जा सकती थी, और इतनी लंबी लाइन, इतने ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स नहीं थे कि आप एक लाइन में ना दे सकते, लेकिन उसने यहाँ समझाने के लिए दो लाइंस में डाटा स्टेटमेंट को यूज़
किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद क्या बात कर रहा है, द डाटा कंटेंट इन मल्टीपल डाटा स्टेटमेंट इज assumed टू बी सिंगल कंटिन्यूस लिस्ट ऑफ आइटम्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर द डाटा इज प्लेस्ड इन द प्रोग्राम। कह रहा है कि डाटा जहाँ मर्जी पड़ा हो, जिस पहले जो डाटा की स्टेटमेंट लिखी होगी उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो कंसीडर होंगे, उसके बाद अगली जगह जहाँ पर डाटा स्टेटमेंट लिखी होगी उसके अंदर अगले रिमेनिंग जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो कंसीडर हो जाएंगे, लेकिन तरतीब से कंसीडर होंगे। द वेरिएबल टाइप न्यूमेरिक और स्ट्रिंग गिवन इन द रीड स्टेटमेंट मस्ट बी एग्री विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट्स इन द डाटा स्टेटमेंट। यहाँ वो ये बात कर रहा है कि ये जो यहाँ पर रीड स्टेटमेंट में जो वेरिएबल की डाटा टाइप दी हुई है, नीचे जो डाटा स्टेटमेंट में कॉन्स्टेंट्स दिए हुए उनकी जो टाइप है, यानी यहाँ पर ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में जानी चाहिए, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में जाना चाहिए, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो स्ट्रिंग वेरिएबल में जाना चाहिए। तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर आप कुछ और दे देंगे तो फिर टाइप मिसमैच का एरर आ सकता है। उसको हम एग्जांपल में भी थोड़ा सा करके देख सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को मैंने GW बेसिक में किया हुआ है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको मज़ीद आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं, लोड करवाते हैं। फाइल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, रीड डाटा.pas के नाम से। ये मैं लोड करता हूँ, देखें ओके मैसेज आ गया, यानी फ़ाइल मौजूद थी वो लोड हो गई है। और इसकी लिस्ट लेके देख लेते हैं। ये देखें ये फ़ाइल लोड हो गई है। तो इसको आप अगर देखें, इसमें एक स्टेटमेंट मिसिंग है, एंड स्टेटमेंट वो मैं दे देता हूँ 50 नंबर लाइन पर, एंड और लिस्ट ले लेते हैं दोबारा। देखें ये भी इसमें नज़र आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर देखें ये इस 10 नंबर लाइन पे क्या है, दिस प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ डाटा एंड रीड स्टेटमेंट। यहाँ पर ये रिमार्क्स दिए हुए हैं, सिंगल कोड अगर कोटेशन मार्क दे दें, सिंगल कोड दे दें तो इसका मतलब होता है ये रिमार्क्स होते हैं। ये सिर्फ प्रोग्रामर को बताने के लिए होते हैं, जैसे हमने पहले रैम की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है कि ये प्रोग्राम नीचे क्या कर रहा है। अब 20 नंबर लाइन में देखें, रीड $ABC उसी तरह लिखा हुआ है। इसको मैं इस प्रोग्राम को मैं रन करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से उसने इसको किया हुआ। तो यहाँ पर एवरेज बेसिकली निकाली गई है। रीड स्टेटमेंट ने डाटा स्टेटमेंट में से जब रीड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो डाटा में से 10 A में चला गया, 20 B में चला गया। ठीक है, इसी तरह एवरेज जो लिखा हुआ है $C के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर चला गया। अगले स्टेप पे उसने क्या करवाया, प्रिंट कर दो $C को। $C में क्या लिखा हुआ है, एवरेज। यहाँ पर जब प्रिंट करेगा तो $C लिखा हुआ आ जाएगा। सेमीकोलन के बाद कोई स्पेस नहीं आएगी। फिर इक्वल साइन जो था वो भी मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहा था, यानी एवरेज के बाद, तो उसको इन्वर्टेड कोमा में आपने लिख दिया। तो ये इन्वर्टेड कोमा में इस एवरेज के बाद इक्वल साइन प्रिंट होगा। फिर कोमे के बाद, कोमा किस लिए यूज़ होता है, 14 स्पेसेस देने के लिए। तो 14 स्पेसेस के बाद ये वाली एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी। A और P में जो वैल्यूज़ पड़ी वो ऐड होंगी और 2 पर डिवाइड होगी। जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम रन करवाते हैं। तो देखें ये प्रोग्राम रन हुआ और यहाँ पर आपको रिज़ल्ट मिल गया। एवरेज लिखा हुआ है, यानी $C में एवरेज पड़ा हुआ था, इक्वल साइन, सेमीकोलन के बाद उनको कोई स्पेस नहीं था। सेमीकोलन अगर हम यूज़ करेंगे स्पेस कोई नहीं आता तो इक्वल साइन आ गया। और 14 स्पेसेस के बाद जो वैल्यू थी, जो रिज़ल्ट ये कैलकुलेशन हुई थी, उसका रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र आ गया। ठीक है, अब यहाँ उसने बताया था कि आप अगर स्पेसेस नहीं हैं कॉन्स्टेंट के अंदर, या कोमा नहीं आप यूज़ करना चाह रहे, यहाँ पर देखें कोमा स्पेस और कॉलन नहीं है, तो आप ये इन्वर्टेड कोमा ख़त्म कर सकते हैं। मैं एडिट करता हूँ, रिज़ल्ट फिर भी यही आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। एडिट लाइन नंबर 40 और यहाँ से ये इन्वर्टेड कोमा मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया और यहाँ आके इसको मैंने डिलीट कर दिया। एंटर करते हैं और CLS करते हैं, लिस्ट लेके दोबारा प्रोग्राम को देख लेते हैं। अब यहाँ देखें इसमें डाटा स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कोमा मौजूद नहीं है, तो यानी अल्टरनेटिवली हम यूज़ कर सकते हैं। आम हालात में तो इन्वर्टेड कोमा देते हैं, लेकिन यहाँ इस स्टेटमेंट में हम इन्वर्टेड कोमा के बगैर दे सकते हैं। अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो 40 नंबर लाइन पर एरर नहीं आएगा, बल्कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखें उसी तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने बुक की तरफ।
तो बुक में देखते हैं, बुक में नेक्स्ट उसने रीड स्टेटमेंट को ज़रा थोड़ा सा बताया, उसके कुछ और मज़ीद कुछ फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है रीड स्टेटमेंट, अब इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो तो ये डेफिनेशन है, दिस स्टेटमेंट रीड्स वैल्यूज़ फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट एंड असाइन देम टू द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। यानी डाटा स्टेटमेंट जो से वैल्यूज़ को उठाती है ये स्टेटमेंट, और जो वेरिएबल दिए होते हैं रीड स्टेटमेंट में उनको कॉरस्पॉन्डिंगली, यानी पहले लिस्ट में जो पहला वेरिएबल है डाटा में से जो पहली वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी, दूसरे वेरिएबल को दूसरे नंबर पे जो डाटा स्टेटमेंट में कांस्टेंट दिया होगा वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसी तरह ये असाइन करता चला जाएगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लें, रीड ये रिजर्व वर्ड है, इसी तरह देंगे, और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दे देंगे। ठीक है, वेरिएबल जो होंगे वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं जल्दी से, और इसको द रीड स्टेटमेंट इज़ द कम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द डाटा स्टेटमेंट, यानी ये लाजमी पार्ट है, जहाँ पर रीड आएगी वहाँ पर डाटा भी आएगा। द रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन कंजक्शन, एक साथ इस्तेमाल होती हैं। द रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइज ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स and reads the corresponding values of for these variables from the list of constants specified in the data statement। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, it means the first variable in the read statement is assigned the first value from the list of constants in the data statement, the second variable is assigned to the second value, the third variable is assigned to the third वैल्यू एंड सो ऑन। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो पहले वेरिएबल होगा उसको पहली डाटा स्टेटमेंट का पहला कांस्टेंट मिल जाएगा, दूसरे वेरिएबल को डाटा स्टेटमेंट में दूसरे कांस्टेंट मिल जाएगा, इसी तरह उसी तरतीब से वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। However, we should be very careful about the type of variables and constants। ये हमने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि ऊपर जो वेरिएबल जिस टाइप का वेरिएबल दिया हो नीचे डाटा उसी टाइप डाटा स्टेटमेंट उसी टाइप का कांस्टेंट इस्तेमाल होना चाहिए। A numeric variable must be assigned a numeric value and a string variable must be assigned a string value। ठीक है, वो हमने जो डाटा स्टेटमेंट जो वैल्यूज देनी है वो कॉरस्पॉन्डिंगली उसी टाइप के होने चाहिए जिस टाइप का ऊपर वेरिएबल है। If the program tries to assign a string value to a numeric variable or vice versa, a type mismatch error will occur। तो उस सूरत में टाइप मिसमैच एरर अकर हो जाएगा। तो मैं ऊपर एक छोटी सी इसमें जाके एग्जांपल में जाके आपको बता दूंगा या नीचे बता दूंगा, अभी नीचे आगे एग्जांपल आ रही है, तो टाइप मिसमैच एरर आ सकता है। कहता है रीड स्टेटमेंट में रीड वैल्यूज़ फ्रॉम सेवरल डाटा स्टेटमेंट्स, यानी एक से ज़्यादा डाटा स्टेटमेंट से रीड वैल्यू जो रीड स्टेटमेंट है वैल्यू को उठा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखें रीड स्टेटमेंट एक है और यहाँ पर रीड स्टेटमेंट एक यूज़ हुई है और यहाँ दो डाटा स्टेटमेंट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा भी डाटा स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे एक लाइन में तमाम के तमाम वेरिएबल वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ आ भी रही हैं, फिर भी आप दो डाटा स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, if there are more variables in read statements than the number of constants in data statements, ठीक है, similarly several read statements may read value from one data statement। एक डाटा स्टेटमेंट से भी वैल्यूज को उठाया जा सकता है। If the number of variables in list of variable exceeds the number of elements in the data statements and out of data message will occur। कहता है कि if the number of वेरिएबल्स की तादाद अगर रीड स्टेटमेंट में ज़्यादा, नीचे डाटा में नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कम है, तो फिर आउट ऑफ डाटा जो है ना एरर आ जाएगा। तो वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं एग्जांपल में। इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइड इज़ फ्यूर दैन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डाटा स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंट रीड स्टेटमेंट बिगिन रीडिंग डाटा एट द फर्स्ट अनरेड एलिमेंट। जो अनरेड एलिमेंट होता है वहाँ से वो उसको पढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, इफ़ देयर आर नो सब्सिक्वेंट रीड स्टेटमेंट्स द एक्स्ट्रा डाटा इज इग्नोर। अगर मज़ीद कोई आपके पास रीड स्टेटमेंट नहीं है तो एक्स्ट्रा डाटा जो है इग्नोर हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा डाटा से क्या मुराद है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा हो और नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो तो ये वो एक्स्ट्रा डाटा होगा। और अगर वेरिएबल ज़्यादा है और डाटा कम है तो फिर आउट ऑफ डाटा का मैसेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ इस एग्जांपल को देखें। इसी एग्जांपल को मैंने वहाँ बनाया हुआ है उस GW बेसिक में, वहाँ जाके मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ और आउट ऑफ डाटा और एक दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखें, मैं इसको लोड करवा लेता हूँ। लोड डाटा 4 के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है, वही वाली, उसको मैं आपके सामने इसकी लिस्ट ले लेते हैं। देखें ये प्रोग्राम एक बना हुआ है, इसमें प्रोग्राम के तीन लाइंस जो है इसमें मार्क्स में लिखा हुआ है प्रोग्रामर के लिए कि इसमें क्या हो रहा है कि इन दिस प्रोग्राम वन रीड स्टेटमेंट रीड्स डाटा फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट, यानी एक रीड स्टेटमेंट है जो कि डाटा स्टेटमेंट से डाटा को रीड कर रही है। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द पैरामीटर ऑफ ए पेंटागन वेयर ABCD एंड E आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ पेंटागन। यहाँ पर एंड E नहीं लिखा हुआ, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ सिर्फ आसानी के लिए। 20 नंबर लाइन में जाके यहाँ एंड के बाद E दे देते हैं, सिर्फ ये E की कमी है यहाँ पर। वैसे तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसको दोबारा मैं CLS करता हूँ, लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। एंड E ये 5 पैरामीटर्स होते हैं। पेंटागन जो होती है 5 साइड वाली साइड होती है, आर दी लेंथ्स ऑफ दी साइड्स होती पेंटागन। अब इस पेंटागन में के अंदर 5 साइड्स हैं ABCDE। यहाँ रीड स्टेटमेंट 40 नंबर लाइन पे रीड स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। या 5 वेरिएबल है न्यूमेरिक वेरिएबल ABCDE, ठीक है। ये वेरिएबल्स जो है यहाँ से नीचे से उठा रहा है वो। तो पेंटागन की मैं आपको शेप दिखा देता हूँ, मैंने बना के यहाँ पर रखी हुई है, ये मैं दिखा। ये पेंटागन है और इसकी 5 साइड होती हैं पेंटागन की। A की वैल्यू 12 है, B की 18 है, C की 24 है, D की 18 है और इसी तरह E की 35। और पैरामीटर क्या होता है, ये बाहर वाली साइड जो है सारी की सारी अगर हम जमा कर लें तो ये पूरी की पूरी लेंथ जो होती है इसको पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। ये प्रोग्राम पैरामीटर कैलकुलेट करेगा, इन 5 लेंथ्स को ऐड करवाएगा। हम वापस आते हैं तो यहाँ पर देखें जितने वेरिएबल यहाँ पर मौजूद हैं उतने नीचे दिए हुए। देखें पहली वाली डाटा स्टेटमेंट 1 2 3 है और अगली डाटा स्टेटमेंट में ये 2 वेरिएबल है और 5वां वेरिएबल जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें पैरामीटर रखवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर डाटा कम होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक वेरिएबल बढ़ा देता हूँ, फिर आउट ऑफ डाटा का यहाँ पर एरर आएगा। तो एडिट करता हूँ, एडिट 40 और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और बढ़ा लेता हूँ। इसको रन करवाएंगे, इसका नाम रख लेते हैं $, ठीक है। CLS करते हैं, लिस्ट लेते हैं। अब इसमें मैंने एक वेरिएबल बढ़ा लिया, लेकिन यहाँ नीचे जो है यहाँ 7 वेरिएबल हो गए, लेकिन डाटा यहाँ पर 6 दिए हुए हैं। तो मैं इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पर देखें आउट ऑफ डाटा इन 40, यानी 40 नंबर लाइन में इसके कॉरस्पॉन्डिंगली डाटा स्टेटमेंट में 7वां कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। और अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, अब जाके दोबारा ये एडिट लाइन नंबर 40 को दोबारा एडिट करते हैं, एडिट और एंड पे जाके ये वेरिएबल मैं यहाँ से एक्स्ट्रा वेरिएबल ख़त्म कर देता हूँ, $, CLS करके लिस्ट ले लेते हैं दोबारा। तो मैंने दोबारा वापस, अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखें ये प्रोग्राम रन हुआ, रीड किया उसने पांचों वैल्यूज़ को, पहले इसको इसमें दे दिया, इसकी वैल्यू B में चलेगी, इसकी वैल्यू C में चलेगी, 18 D में चला गया, 35 जो है E वेरिएबल में चला गया और पैरामीटर $, में चला गया। फिर अगले स्टेप पे यहाँ पर कैलकुलेशन करवाइए, ABCDE को ऐड करवाया, उसका जो रिज़ल्ट आया वो पैरामीटर नाम के वेरिएबल में चला गया, ठीक है। फिर हमने प्रिंट करवाया $, में हमने क्या रखवाया हुआ था, पैरामीटर, ठीक है। वो यहाँ देखें प्रिंट हो गया और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा इक्वल था वो हमने प्रिंट कराया हुआ और सेमी कॉलन के बाद पैरामीटर, ये वेरिएबल का नाम है, इसको इन्वर्टेड कोमा में नहीं दिया, पैरामीटर वेरिएबल का नाम है जिस यहाँ पर ये दिया न्यूमेरिक वेरिएबल, इसके अंदर ये 5 वैल्यूज़ का रिजल्ट किया हुआ है जो हमने ऐड करवाया, यानी GW बेसिक ने ऐड करवाया इन वैल्यूज़ को, वो रिज़ल्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ऑलरेडी रीड स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट यूज़ हो चुकी थी, ठीक है। तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया। अगर अब हम यहाँ पर मैं डाटा स्टेटमेंट में एक वेरिएबल की तादाद यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल की नहीं कांस्टेंट की तादाद बढ़ा दूँ तो
जो एक्स्ट्रा डाटा होगा वो इग्नोर हो जाएगा। उस सूरत में तो अगर वेरिएबल बढ़ाएंगे तो आउट ऑफ डाटा का मैसेज आएगा, ठीक है, लेकिन अब डाटा अगर बढ़ा लेंगे तो फिर वो इग्नोर हो जाएगा, प्रोग्राम फिर भी रन करेगा, किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। इसको मैं यहाँ पर दोबारा लाइन नंबर 40 में जाता हूँ, एडिट, और 40 नंबर लाइन को एडिट करवा लेते हैं। सॉरी, एडिट लाइन नंबर 40 में नहीं बल्कि लाइन नंबर 80 में हमको एडिट करना है। हमने एडिट 80 और यहाँ पर मैं एक वैल्यू कोमा दे के 12 बल्कि 2 वैल्यूज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, और CLS करते हैं, लिस्ट लेते हैं। देखें इसमें 2 एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स, इसमें न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स इसमें बढ़ गए हैं, ठीक है। अब इसको रन करवाएंगे तो ये रीड स्टेटमेंट जितने वेरिएबल हैं उनको उठा लेगी, बाकी जो डाटा होगा उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। रन करवाते हैं, देखें इस सूरत में भी प्रोग्राम आपका रन हो गया, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। तो अब हम टाइप मिसमैच को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू है 12 और यहाँ अगर हम 12 की जगह A में कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, फिर देखें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एडिट कर लेते हैं लाइन नंबर 70 को, एडिट 70 में यहाँ मैं इंसर्ट करवा देता हूँ हेलो, और ये वैल्यू डिलीट करवा देते हैं, एंटर करते हैं, लिस्ट लेके देखते हैं चेंज हो गया। अब ये चेंज हो गया। अब देखें A को हेलो असाइन हो रहा है और A में हम इसको स्टोर नहीं करवा सकते, ये एक सिंटेक्स एरर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, रन करवाते हैं, कहता है सिंटेक्स एरर आ रहा है लाइन नंबर 70 पे, इसको सिंटेक्स एरर कंसिडर कर रहा है। टाइप मिसमैच भी अभी देखते हैं। इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं और इंसर्ट करवाते हैं दोबारा वही वैल्यू जो पहले यहाँ पर दी हुई थी, इसको डिलीट करवा देते हैं, लिस्ट लेते हैं, CLS करते हैं, लिस्ट लेके देख लेते हैं। और यहाँ देखें अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको स्ट्रिंग वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूँ। पहले मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई थी, अब इसको स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, फिर देखें क्या होता है। एडिट 40 और यहाँ इसको A को स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। इंसर्ट की प्रेस करता हूँ, यहाँ डॉलर साइन इसके साथ दे देते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पैरामीटर में भी मुझे A को $A करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया। तो एडिट कर लेते हैं, साथ ही लाइन नंबर 50 को भी लाइन नंबर 50 में जाकर हम इसको इस वेरिएबल को भी $A कंसीडर करवा लेते हैं। तो यहाँ देखें इंसर्ट की प्रेस की, शिफ्ट से डॉलर वैल्यू दे दी, लिस्ट लेते हैं प्रोग्राम का। अब देखें यहाँ पर वैल्यू 12 है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन जब इस वेरिएबल में जाएगी ये न्यूमेरिक वैल्यू देखने में न्यूमेरिक कांस्टेंट है, लेकिन ये जब इस वेरिएबल में जाएगा तो इसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी वो स्ट्रिंग बन जाएगा। जब वो स्ट्रिंग बन जाएगा तो यहाँ पर जब ये कैलकुलेशन हो रही है 5 साइड्स की, तो ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर होगी, और स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिक कैलकुलेशन में कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये टाइप मिसमैच का एरर आएगा। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, देखें कहता है टाइप मिसमैच इन 50। अब यहाँ पर देखें क्योंकि हमें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक हमने स्ट्रिंग वैल्यू को दे दिया, स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज़ किया हुआ, जब तक इसको हम ठीक नहीं करेंगे ये रिज़ल्ट आपको सही नहीं देगा। तो यहाँ पर भी हमें ठीक करना पड़ेगा, यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा, तो दोनों जगह हम दोबारा इसको ठीक कर लेते हैं। एडिट 40 और यहाँ से हम ये डॉलर साइन ख़त्म कर देते हैं, इसको न्यूमेरिक बना देते हैं दोबारा, और उसके बाद एडिट 50 और 50 में भी क्योंकि हमने उसका टाइप न्यूमेरिक कर दिया तो यहाँ से डॉलर साइन यहाँ से भी हम ख़त्म कर देंगे।
इसको एंटर कर देते हैं, सीरीज करते हैं, सिलेक्ट लेके दोबारा देखते हैं प्रोग्राम को। अब ये ठीक हो गया, अब ये टाइप मैच का एरर नहीं देगा। इसको रन करवाते हैं तो ये प्रॉपरली रन हो गया। उम्मीद है कि आपको टाइप मैच भी समझ आ गया होगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि रीड डाटा स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है। रीड डाटा स्टेटमेंट बेसिकली आपने पहले से आपके पास डाटा मौजूद है जो आपने प्रोग्राम में किसी जगह इस्तेमाल करना है, तो उसको आप रीड स्टेटमेंट की मदद से हम उस डाटे को कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 वेरिएबल थे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह की आप रख सकते हैं। आगे चल के हम इनपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें ये जो डाटा की वैल्यू नहीं देंगे बल्कि हम जो यूज़र से प्रोग्राम वैल्यूज़ लेगा जो कि वेरिएबल में स्टोर करवाई जाएंगी। ठीक है, अगर आपने वैल्यूज़ बार बार बदल कर देनी है, प्रोग्राम जब भी चले हर दफ़ा नई वैल्यूज़ लेनी हो, तो फिर आप इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जबकि अगर आपने फ़िक्स वैल्यूज़ देनी हो किसी कुछ वेरिएबल्स में, तो फिर आप डाटा स्टेटमेंट से फ़िक्स वैल्यूज़ दे के कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रीड डाटा स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई तो इस वीडियो क्लिप को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।